बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के साथ में इफ्तार का आदमी कोई माने या ना माने, मगर मानने वाले मान चुके कि पाकिस्तान की अदलिया में धंधा है पर गंदा है। और कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर दो इदारे बड़े मोतबर समझे जाते थे और ये दोनों इदारे सियासतदानों को गंदा करने के लिए, उन्हें आवाम की नज़रों में गिराने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। और आज आलम यह है कि दोनों इदारे खुद आवाम की नज़रों में मातूब ठहरे हैं। इसीलिए आज आर्मी चीफ को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान की आवाम और फौज में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। तो आर्मी चीफ ने एक पॉलिसी बयान दिया है, बड़ा दबंग बयान है, जिससे लगता यूं है कि फौज को अपनी गलतियों का ना सिर्फ एहसास है, और जब से फौज ने खुद को सियासत से डिस्टेंस किया है उसके बाद वो उन चीज़ों को, उन गलतियों को सुधारने में भी लगी हुई है। और इस बात का एहसास पाया जाता है कि कुछ वजूहात की बुनियाद पे पाकिस्तान के अवाम और फौज में दूरियां मौजूद हैं। तो ये दूरियां कैसे दूर होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन आर्मी चीफ का ये बयान, जब से वो आर्मी चीफ बने हैं नवंबर के बाद, उन्होंने एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बयान दिया जिसे पॉलिसी बयान समझा जा रहा है। इस पर बात करेंगे। लेकिन धंधा है पर गंदा है। और दूसरा बड़ा इदारा, वो इदारा है पाकिस्तान की अदलिया, जिसके हवाले से रोज कोई ना कोई ऐसा इंकशाफ सामने आ रहा है कि जो अकल को हैरान कर देता है। पाकिस्तान में इंसाफ का जो सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, और जिसके बारे में ये तस्वुर कर लिया गया था और अवाम में तासुर पाया जाता था कि ये पाकिस्तान के मोतबर तरीन इदारों में से एक है, लेकिन इस इदारे ने पिछले कुछ अरसे से ऐसे खुदकुश हमले किए कि अब वो अपने जख्म से ला रहा है। नवाज शरीफ को इख्तियार से बाहर निकालने के लिए जो साजिश शुरू हुई, उस साजिश ने अदलिया के अंदर पनपने वाले 2 नंबर धंधे को अवाम के सामने आश्कारा कर दिया। यानी जजों के बेटे फ्रंटमैन, रिश्तेदार टाउट, और जज टिकटें दिलाने के लिए पैसे वसूल करे, बाप डैम के नाम पर पैसे खाए, बेटा टिकटों के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाए और उसे पैसा वसूल करे। तो 2 ऑडियो लीक आई है, जिनमें जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे की एक ऑडियो लीक 2 अलग अलग अफराद के साथ है, जिनमें से एक शख्स वो है जिसको टिकट दिलाया गया और दूसरा वो है जिसके जरिए ये डील तय की गई, यानी कितना बाल लेना। तो 1-20 में सौदा हुआ। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हाँ जी ये आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा सी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, वो देख, लेकिन उनको आज की दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है। बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, आ जाए। ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये बुजर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कुछ चीज हूँ। नहीं ये बुजर ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे नहीं भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया? पैचेस के प्योर तो नहीं करवाया? बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, 1-20 से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि भाई। यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, 1-20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। वजन जबान हुई हुई है ना, मैं कुछ चूतिया तो नहीं है जबान। तुम चूतिया हो जाओ तो मेरे लिए चूतिया हो जाओ, तुम चूतिया होगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। तो ये ऑडियो लीक ने पाकिस्तान के
इस निज़ाम को और वो जो पाकिस्तान के जो एलीट और अशराफिया है उसको बेनकाब कर दिया। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का भी है, जिन्होंने अदालत में उन लोगों को अपने साथ बिठाया जिनके ऊपर करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ाम लग रहे हैं और लग चुके हैं। खुद चीफ जस्टिस साहब की अपनी कई ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं जिसमें वो मुद्दई या फरीकैन में से किसी एक के साथ अपने मामला तय करते पाए गए। अब जरूरी कि पैसों का लेन देन हो, लेकिन ये भी अच्छा नहीं होता कि कोई जज किसी के साथ मुकदमात को डिस्कस करे और उनको फेवर देने की बातें करे। तो क्या अहलिया, क्या सास, क्या दामाद, क्या बेटे, क्या पुपियाँ, क्या नानियाँ, क्या चाचियाँ, क्या बहन, क्या बहनोई, ये पूरे के पूरे ख़ानदान ही ये इसमें मुलव्वस है। और ये दूसरों को कहते थे सिसिलियन माफिया है, ये फलाना है, ये खुद सबसे बड़े माफिया साबित हुए। इफ्तिखार चौधरी का बेटा इरसलान इफ्तिखार, साकिब निसार का बेटा नजम साकिब, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का बेटा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद और जस्टिस इफ्तिखार का भतीजा फवाद चौधरी जो टाउटर है, और इजाजुल हसन साहब का वो जो मालियाती स्कैंडल है जिसमें वो जिस फर्म के वकील थे उसी के मुकदमे में वो जज बन गए। लूट सेल लगी हुई है। कल सारे मिलके ये बात करते थे कि इस मुल्क को सियासतदानों ने लूटा, सियासतदान खा गए, करप्शन कर गए, लेकिन आज लोगों के सामने हकीकत आश्कारा हो चुकी है कि पाकिस्तान को लूटने वाले कोई और लोग थे, बदनाम कुछ और लोगों को किया गया। तो अब हकीकतें सामने आ रही हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो जाते हुए कह गया था कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो अल्लाह ने वो इंसाफ किया है कि उसने हर 2 नंबर आदमी को निकाल के सामने रख दिया कि ये इसकी हकीकत है। यानी जो शख्स कल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, जिसने एक जाली और फ्रॉड आदमी को सारिक और अमीन का लक़ब दिया, खुद वो कितना सारिक और अमीन निकला है वो भी आज खुल के सामने आ गया। तो वो जो सारिक और अमीन था उसकी सदाकत और अमानत भी फ्रॉड, उसका निकाह भी फ्रॉड और उसका मेरिट भी फ्रॉड। वो खान साहब ने अनाउंस किया था कि मैं इस बार खुद इंटरव्यू करूंगा और मेरिट पर टिकटें दूंगा, तो पता चला कि इस बार वो जो पैसे लोग और वसूल करते थे वो खुद वसूल करने बैठ गए हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल है। और खान साहब ने तो वैसे टिकटों की लूट से नहीं लगा दी ना। पिछले इलेक्शन में तो हमने सुना था टिकट का रेट को 5-10 करोड़ है, इस बार तो टिकट का रेट ही 1 करोड़ 1.25 करोड़ निकल रहा है। और शायद यही वजह है कि जहाँ सस्ते टिकट है वह रश भी लगा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही के घर का मुहासरा जारी है। उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और ये दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल पुलिस ने उनके घर पर रेड किया था रात को और चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए को 8 घंटे ऑपरेशन किया। इसमें बड़े ही अहम और दिलचस्प इंकशाफात सामने आए हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि गिरफ्तार नहीं हुए और सुबह उनकी गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन किया गया, इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया और उन समेत 50 अफराद पे किया गया। उस मुकदमे में कहा गया है कि जी ये जो चौधरी परवेज़ इलाही है उन्होंने छापामार टीम पर जलाने की नीयत से पेट्रोल बम फेंका, पथराव किया, डंडों से हमला किया और परवेज़ इलाही को मौके से फरार कराया। तो इस पर 50 अफराद के खिलाफ ये दहशतगर्दी की और इक़दाम कत्ल की दफात 13 दफ़ा लगाई गई है चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ। और ये वो एंटी करप्शन के जिस मुकदमे के तहत उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और एंटी करप्शन गई थी, उससे ज़्यादा संगीन दफात इस मुकदमे में शामिल हैं। अब एंटी करप्शन ने कहा जी हम 6 मई तक चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं करते क्योंकि उन्होंने जमानत ली हुई है, लेकिन मैंने खुद जाके मुशाहिदा किया, आज सारा दिन चौधरी परवेज़ इलाही के घर का मुहासरा रहा। ना सिर्फ फ्रंट की जो चौधरी ज़हूरुल इलाही है वो आमदोरफ्त के लिए बंद रखी गई, पुलिस की पूरी वहाँ पे नफरी लगी हुई थी, अतराफ की जितनी गलियाँ थी, पिछली तरफ की जो गली थी, पार्क और लेफ्ट राइट जितने रास्ते, सब रास्तों पर पुलिस मौजूद थी। और ये जाहिर हो रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा मुहासरा किया गया, लेकिन जो पुलिस की एक्टिविटी है वो देख के लगता था कि ये सिर्फ खाना पूरी है। पुलिस गाड़ियों में सो रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी, लेकिन तासुर ये दिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही का घर मुहासरे में है। अब ये तासुर देकर क्या चौधरी परवेज़ इलाही को कोई हीरो बनाया जा रहा है, क्योंकि चौधरी साहब तो गिरफ्तार नहीं हुए और एंटी करप्शन में कह रही हमने गिरफ्तार भी नहीं करना, इसके बावजूद पुलिस उनके घरों में मौजूद है। एक और दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि कल जब पुलिस ने रेड किया तो चौधरी परवेज़ इलाही की जो अहलिया की हमशीरा है उन्होंने पुलिस को कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही शुजात के घर में है, वहां घुसे और वहां से उसे पकड़े।
तो पुलिस को चौधरी सालक हुसैन के और शाफी हुसैन के घर में और चौधरी शुजात हुसैन के घर में घुसाने के लिए चौधरी परवेज की साली ने पुलिस को वो राह दिखाई। तो चौधरी सालक हुसैन ने भी बताया कि वो मेरी फूफी हैं, चौधरी परवेज सालक हुसैन के फूफा हैं और चौधरी शुजात हुसैन की बहन चौधरी परवेज की बीवी है। तो उनकी जो साली है वो कह रही कि जी मेरा भाई बहनोई जो है वो मेरे भाई के घर में घुसा हुआ है। तो पुलिस चौधरी शुजात के घर में घुसने की कोशिश करती रही। तो ये थी वो साजिश जिसके जरिए चौधरी शुजात और उसकी फैमिली को तासुर देना था कि पुलिस आपके घरों में घुस रही है और आप हुकूमत में होते हुए भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये एक साजिश के तहत पुलिस को अंदर घुसेड़ा गया और इसलिए कहने वाले कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी का सारा ड्रामा है, हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुए वो खासी संगीन नौयत के मुकदमात हैं और इस बात का इम्कान है कि जिस तरह पुलिस आज रात मौजूद है वहाँ पे, रात को किसी वक्त भी चौधरी परवेज की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन जब चौधरी है ही नहीं तो ऑपरेशन करना की, तो ये सिर्फ एक दिखावे की वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। अब ये किसको दिखाना मकसूद है, क्या परवेज की वहाँ पर हो रहा है या जो मेरी गट फीलिंग है कि ये पीटीआई की ख्वाहिश और वहाँ पर हो रहा है। और मैंने आपको कहा था कि चौधरी परवेज के घर पे छापे के हवाले से पीटीआई कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देगी और ना ही मुज़ाकरात से भागेगी। तो आज जो खास हमने कहा था मैं लाहे अमल दूंगा और वो उन्होंने सारा दिन बैठ के वहाँ लोगों से मशवरे किए कि ये हो गया वो गया, और शाम को फिर परवेज के हवाले से बयान जो है वो शाह महमूद कुरैशी से दिलवा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने आके कहा जी हमारी इसाक डार साहब से बात हो गई है फेडरल गवर्नमेंट से, तो उन्होंने कहा ये कार्रवाई हमने नहीं की, ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने की है, ये कोई पंजाब गवर्नमेंट का मामला है, हम फेडरल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है और हमें इस कार्रवाई का इल्म नहीं। यानी वो एड्डे चूचे यानी रोटी चोची कहते हैं और वो समझने वाले भी इस एक्सक्यूज को तस्लीम कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं हम हुकूमत को मुज़ाकरात से भागने नहीं देंगे। तो मैंने आपको कहा था हाँ साहब ने तो अल्लाह अल्लाह करके कहते हैं उनकी मुरादें बढ़ाई हैं कि किसी तरीके से हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करके उन्हें एनआरओ दे देगी। जितने मुकदमात खान साहब पर आए तो पहले गिरफ्तारी तो उनके हवाले से बनती है। और जमान पार्क का हाल आजकल ऐसे ही है कि वहाँ पे भी सन्नाटे छाए हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, कुर्सियाँ मौजूद है, बंदे गायब हैं। आज खान साहब ने कोई लाइव वहाँ पे करना था, पॉलिसी बयान देना था, दे रहे होंगे या दे दिया होगा, तो उसमें भी लोगों को ज़बरदस्ती बुला के बिठाया गया। अब टिकटें लेने वाले फुर से उड़ गए, सस्ती टिकटें बिक रही जैसी 1 करोड़ दी, 1.25 करोड़ दी। और पता चला कि साकिब निसार साहब के बेटे ने एक 20 में टिकट बेचा है और जराए कहते हैं कि उन्होंने एक नहीं उन्होंने 16 टिकटें बेची हैं। उनकी जो ऑडियो है वो जो मंजर आम पर आई है वो एक टोटा है और ये तकरीबन 10 मिनट की ऑडियो है। तो कोई 30-40 करोड़ की दिहाड़ी लगी हुई है और खान साहब ने जो लगाई है वो अलग है। तो इस ऑडियो में एक बात तो साफ साबित हो गई कि उन्होंने पैसे मांगे और एक डील की। तो इसमें मामला यूँ था कि जिस शख्स को टिकट दिया गया था उससे टिकट वापस लेकर इस अबूजर को टिकट दिया गया और उसके लिए सिफारिश की जनाब साकिब निसार साहब ने। अब साकिब निसार साहब से रब्ता किया गया और उससे पूछा गया कि जनाब आप के ये बेटे ने काम किया है, क्या ये मामला ठीक है, दुरुस्त है, कोई इसकी तस्दीक कोई तरदीक? तो उन्होंने कहा कि माना कि ये ऑडियो मेरे बेटे की है। उन्होंने इनकार नहीं किया। जज हो तो वैसे है जो तड़ल्ले वाला आदमी, बाबा फ्रॉड भी कर गया, डैम के पैसे भी खा गया, तो किसी की हिम्मत नहीं उसको हाथ लगा जाए। बाबा पूरी हुकूमत को घर भेज गया, किसी की हिम्मत नहीं उसका को बाल बीका कर सके। और बाबा अब कह रहे हैं कि ये ऑडियो मेरे बेटे की है, लेकिन किसी का क्या गया, किसी का मैंने क्या नुकसान किया? और किसी को सिफारिश से टिकट दिलवा दी तो किसी का मैंने कौन सा नुकसान किया? यही बाबा कल वो कह रहा था कि कौन सा मैंने कश्मीर बेचा है। और भैया आपने कश्मीर नहीं बेचा, आपने इंसाफ बेचा है, आपने इस पाकिस्तान के निज़ाम का एतमाद बेचा है। वो इदारा जो कि आज से कुछ अर्सा कबल एक मोतबर इदारा कहलाता था और हम सारे मिलकर कहते थे कि पाकिस्तान में 2 इदारे बचे हैं जिनकी कोई इज्जत है, जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं और जिनकी सुनते हैं, जिनकी मानते हैं। तो ये 2 इदारे फौज थी और एक अदलिया थी। तो अदलिया का जो हाल जो हशर किया है वो इन 4-5 चीफ जस्टिसों ने किया, जिनका नाम तारीख में कभी भी अच्छे लफ्जों में नहीं लिखा जाएगा, ना लिखा गया है। तारीख सामने रख ले। आज भी साकिब निसार साहब खुलेआम नहीं घूम सकते हैं, लोग उनसे हाथ नहीं मिलाते। तो आसफ खोसा साहब तो कई गायब भी हो गए हैं। जस्टिस गुलजार जो जाती इंतकाम में इतना अंधा हुआ, कराची को तबाह कर दिया और लोगों के घर गिरा दिए, नस्ल टावर गिरा दिया। ये वो जज है जो कि इंसाफ के नाम पर धब्बा है।
तो साकिब निसार साहब फरमाते हैं कि मेरे बेटे की आवाज़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और ऑडियो मेरे बेटे की है, लेकिन जिसने रिलीज की वो बहुत बड़ा मुनाफिक है। वाह जी हाजी साहब, यानी काम आप करें, गंद आप डालें, और अगर उसकी कोई एविडेंस सामने आ जाए तो एविडेंस देने वाला वो मुनाफिक। ये है इंसाफ का मेयार, ये है आपका वो मेरिट जो कि आप अदालतों में लोगों को बुला बुला कर जलील करते थे और लोगों के साथ बदतमीजी करते थे और डैम के नाम पर पैसे लेते थे और डैम के नाम पर मैच फिक्सिंग करते थे। कोई मैच फिक्सिंग करता है, कोई बेंच फिक्सिंग करता है। पाकिस्तान की अदलिया का इन्होंने ये अशर कर दिया है। तो आज जिस तरह फौज ने आपको कोसती फिर रही है, जनरल बाजवा ने और उनकी जो टीम थी, जब ये फैसला किया कि आइंदा फौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, तो वो सारी, वो पंजाबी जी कहते हैं ना, सारी खाक उड़ाने के बाद किया कि जब सब कुछ उजड़ चुका था तो उन्होंने कहा जी हम बैक ऑफ करते हैं। लेकिन वो जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मौका था अदलिया के लिए कि उस नुकसान को उसकी भरपाई करती, लेकिन हमारे जजों को तो हॉल पड़ रहे कि वो जो नया एक्ट है वो ना नाफिज हो जाए, हमसे बेंच बनाने का इख्तियार ना छिन जाए। भाई 2 साल उमर था बंदियाल साहब ने 3-4 बंदों के साथ सुप्रीम कोर्ट चलाई है, मर्जी के जज लेकर। बाकी सारे जज वेले लड्डू पीठियां वाले बनाते रहे, और आज को ये समझे कि उमरता बंदियाल साहब खामोश हो गए हैं और उन्होंने हार मान ली है, किसी ने उनकी हवा निकाल दी है, तो वो गलत फहमी में है। तो साकिब निसार साहब ने ये माना मेरे बेटे की ऑडियो है, देने वाला मुनाफिक, और पैसे मैंने लिए कोई नहीं। यानी इतनी भी शर्म नहीं कि इस बात से डिनाई कर दे कि मैंने सिफारिश नहीं की। नहीं, सिफारिश भी मैंने की है, टिकट भी मैंने दिलाए हैं, तुसी करना जो कर लो। इमरान खान साहब ने तकरीबन 40 टिकटों के ऊपर रिविजिट किया है, उनमें से 9 टिकट इन्होंने नए दिए जो खाली थे, और 31 इन्होंने टिकट दिए हैं रिप्लेस किए हैं। और 31 वो लोग हैं जो कि सिफारिशों पे आए हैं। कोई शेर रशीद की सिफारिश थी, कोई प्रोलाई की सिफारिश थी, कोई साकिब निसार की सिफारिश थी। बाकी जो टिकट दिए वो खान ने मेरिट पे दिए हैं, और वो मेरिट ये कि उसका पैसा सीधा खान को जाना है। ये जो 31 टिकट थे, इनका पैसा फिर जो सिफारिशी था फिर वो सामने आ गया, 1-20 का टिकट भाई। और नून लीग वाले शोर मचा रहे हैं कि ये जनाब ताकत के नशे में यूं फलाना। और भाई आप भी तो कुछ कर लें हजूर। साकिब निसार अब चीफ जस्टिस नहीं है। साकिब निसार वो शख्स है जिसने बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। उसने एक अच्छी भली हुकूमत का बेड़ा गर्क किया। कभी हमने 10 साल पहले सोचा था पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है? जिस तरह फौज और अदलिया की हम तकरीम की बात करते थे, अदलिया बहाली की तहरीक भी चली कि अदलिया को बचाओ। कौम पीछे खड़ी हो गई इफ्तिखार चौधरी के कि जी अदलिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि अदलिया की इज्जत थी। आज को चला के दिखाया अदलिया बहाली तहरीक। आज बच्चे बच्चे को पता कि क्या हो रहा है। और वो एक शख्स जो सब सारे खेल का मेन वो आदमी है, वो सर पे काली बाल्टी पहन के घूमता है। अल्लाह ने उसके मुंह पे बाल्टी डाल दी है, वो शक्ल नहीं दिखा सकता बाहर निकल तो किसी को। वो अदालतों में जब भी जाता है तो बाल्टी पहन लेता है मुंह पे। और क्या अल्लाह हमें नज़ारे दिखाएगा, क्या मंजर दिखाएगा। अब वो हमारे जो दोस्त है जो बवजह मजबूरी, अब द्वितीयों को समझ आ गई है कि इमरान खान क्या है, इसकी आइडियालॉजी क्या है, ये किस फितरे का नाम है, और ये कौन से फिरके का पैरोकार है, ये कौन सी तबलीग कर रहा है, ये बच्चों को किस तरह ले जा रहा है, ये सबको समझ आ गई है। अब आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट ये है जी कि ओ जी स्टेटस को कोई कुव्वतों के खिलाफ एक ही शख्स लड़ रहा है इमरान खान, उसका तो कम से कम साथ दें। ये लेम एक्सक्यूजेज है। इमरान खान स्टेटस को के खिलाफ नहीं लड़ रहा। इमरान खान वो शख्स है जिसने अवाम में और बाकी इदारों में तफरीक पैदा कर दी है। ये जो आज 2 इदारे टके टोकरी हो गए ना, उनमें बड़ा किरदार है जनाब खान साहब का। उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं उन्होंने भरपूर इस्तेमाल की हैं। जलसों में फौज के खिलाफ तकरीरें किसने की? नवाज शरीफ तो डसा हुआ था, और उसने भी जब वो बिल्कुल नाको नाक हो गया
जेल काट के बाहर चला गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई, तो उसने नाम लेके कहा एक शख्स का कि जनाब आपने जवाब देना है। और यहां पे एक शख्स नहीं है, कोई डल्टी हैरी है, कोई सेक्टर कमांडर है, कोई डीजीसी है, कोई आईएसआई है, हर बंदे का नाम लेके गालियां देते हैं पूरी एस्टेब्लिशमेंट को। जो नया आर्मी चीफ है उसको भी बुरा भला कहते हैं। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो 6 महीने से पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने मामला को ठीक करने में लगी हुई है, अपनी रिप्यूट को बेहतर करने में लगी हुई है। समझ आ गई है, ब्लीड हो गए हैं, समझ आ गई दुश्मन ने बाहर से नहीं मारा, मार नहीं सकता था, कोई बैरूनी दुश्मन हमें नहीं मार सकता था, हमें अंदरूनी दुश्मनों ने मारा है। लेकिन ये जख्म ऐसे हैं कि इनको हम ठीक कर लेंगे, सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है। साकिब साहब और साकिब साहब का बेटा नजम साकिब, वो अपनी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के अंदर कहता है कि जस्टिस साकिब साहब ने बड़ी मेहनत की है, अब्बा जी ने बड़ी मेहनत की है। क्या मेहनत की अब्बा जी ने? इमरान खान के गोडे पकड़े, जमान पार्क में जाके लंगर बांटते रहे हैं, या वहाँ बैठ के कोई वो रक्स करते रहे, वो जो पठान के गाने वहाँ चलते हैं वहाँ पे नाचते रहे साकिब निसार साहब। एक टिकट पर इतनी मेहनत। बाबा तो डैम फंड के नाम पे अरबों रुपए खा गया, 1 करोड़ के लिए तो साकिब निसार साहब इतनी मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत किसी और काम पे हो रही है। अब्बा जी मेहनत कर रहे हैं मगर किसी और काम के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं समझता साकिब निसार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लिए ये मुंह काला किया होगा। मुंह वैसे ही उनका अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसा है। जो असल काम की उन्होंने किए हुए हैं वो उनके अंदर जो तड़प है वो ये कि इमरान खान को दोबारा वापस लेकर आए, और ये जिनको हमने निकाला था वो कहीं दोबारा इख्तिदार में ना आ जाए, कहीं हमारे फैसले गलत ना हो जाए। तो जो अना, जिद, इंतकाम, बुग़्ज़, हसद, ये सब बातें जिनके अंदर हैं ये सारे वही करते हैं। इसलिए तो कहते हैं धंधा है पर गंदा है। इन्होंने अदलिया को एक गंदे धंधे में तब्दील कर दिया। अब पता नहीं ये अदलिया किस तरह अपनी वो इज्जत बहाल करेगी। हम तो बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं उमरता बंदयाल से, 2 महीने रह गए, खुदा का खौफ करें, जाते जाते कोई काम कर जाए। बाजवा जाते जाते कर गया काम। बाजवा के 7 खून माफ हो सकते हैं कि जाते जाते इमरान के नीचे से बैसाखियां निकाल गया। अगर दिए रखता तो उसको सब कुछ मिलता, आज उसे गालियां ना मिल रही होती, इमरान खान हुकूमत में होता, मुखालिफिन बुरा भला कह के खामोश हो चुके होते, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका था। तो मौका है उमरता बंदयाल के लिए भी, तो कोई नहीं उनसे। आर्मी चीफ ने आज खिताब किया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की तकरीब से 147वीं पासिंग आउट परेड थी। तो उन्होंने बताया कि जी दुश्मन जो है वो आवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है, और रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी ये है कि रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। हमारे लिए आवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं है। तो ये उनका बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था। कश्मीर पे भी उन्होंने बात की, कश्मीर पे भी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, अमन चाहते हैं, जो हम हमेशा कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, कश्मीर के हवाले से बात की, लेकिन जो बुनियादी बात उनकी थी बड़ा स्ट्रेट मैसेज था, 1 लाइनर कि अब भी समझ जाए वक्त है। अवाम और इदारों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? क्या इदारे कर रहे हैं या लीडर कर रहे हैं? बड़ी खबर आने का इम्कान है, आपको भी से इत्तला कर रहे हैं। देखते हैं कि वो बड़ी खबर क्या हो सकती है। कल बड़ी खबर आपको देंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।